वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज की वीडियो का टाइटल है 5 अक्टूबर 2025। इसमें 4 अक्टूबर तक के सारे न्यूज़ को कवर किया गया है। ठीक है, आज इस वीडियो में कौन कौन सा न्यूज़ कवर किया गया है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना। भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है हर ईयर। फिर न्यू दिल्ली में कल एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुआ था, दीक्षांत समारोह हुआ था। उसमें मोदी साहब ने लॉन्च किया है पीएम सेतु, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ठीक है, और इसी में मोदी साहब ने वर्चुअली गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कुछ कुछ स्कीम्स है, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो उन चेंजों के साथ उन स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया है। इसमें एक बिहार गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। एक है फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, फिर बिहार युवा आयोग, और बहुत सारे हैं, उसका अंदर में डिस्कस करेंगे। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड इशू करता है, उसने कहा है ना 7 से 15 साल के जो बच्चे होंगे उनका बायोमेट्रिक जो अपडेशन होगा उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। आधार के बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डी ऑयल्ड राइस ब्रान उसके एक्सपोर्ट के बैन को ख़त्म कर दिया है। फिर 4 तारीख से भारत में आरबीआई ने शुरू किया है एक प्रोग्राम जिसके तहत सेम डे चेक को क्लियर किया जाएगा। भारत की पहली कंपनी जिसने, अगर आप यूपीआई के थ्रू सामान खरीदते हो क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना, तो जो इंटरेस्ट होगा उसको वो वापस कर देगा। ऐसा करने वाला पहला इंडिया की कंपनी है एक फिनटेक बेंगलोर बेस्ड कीवी सारा मुलाली। इसको पहला आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड इसको बोलते हैं। जापान में भी कल एक न्यूज़ आया था, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने एक लेडी को चुना है अपना नेता। शायद वो जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर होगी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली नहीं हो जाती इसलिए उसको भी इसको कवर नहीं किया है। फिर इंडिया सिंगापुर के 60 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे 2025 में, 60 इयर्स हो गए उसका इंडिया सिंगापुर एट 60 पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ एंड एंगेजमेंट। बेसिकली एक बिजनेस मीटिंग था, सिंगापुर में हुआ था। उसका इनाग्रेशन करने के लिए पीयूष गोयल साहब गए थे सिंगापुर, उसके बारे में करेंगे। ये सारा न्यूज़ जो है इन डिटेल कवर करेंगे, ताकि जो वनडे एग्ज़ाम्स में आप अपेयर हो रहे हो, बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एसएससी हो गया, एनडीए सीडीएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन स्टेट पीसीएस तक, ये सारे उसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, चलो जो पहला न्यूज़ है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, सॉरी वर्ल्ड टीचर्स डे, नॉट चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, ये मनाया जाता है 5 तारीख को। इसके बारे में देखो, 5 अक्टूबर 1966 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक मीटिंग हुई थी पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था ऑन द स्टेटस ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स कौन है, उनके क्या राइट्स है, क्या ये सब उसके बारे में किया गया था। क्योंकि 5 अक्टूबर 1966 को स्टेटस ऑफ टीचर्स रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ILO और यूनेस्को के एक जॉइंट मीटिंग में, इसीलिए यूनेस्को और ILO ने मिलकर डिसाइड किया कि हर साल 5 अक्टूबर को हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड टीचर्स डे। और वह पहला जो वर्ल्ड टीचर्स डे हुआ था वो हुआ था 5 अक्टूबर 1994 को। आप जानते हो डेज में कैसे पढ़ते हैं, किस दिन है, तो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है ऑन 5 अक्टूबर एवरी ईयर सिंस 1994। दूसरा जो हम लोग इसमें देखते हैं ना, थीम क्या है, 2025 का जो वर्ल्ड टीचर्स डे है उसका थीम है रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन।
ठीक है। अब देखो इसमें एक है ना, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड टीचर्स डे, इसका मतलब पूरे विश्व में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारे देश में मनाया जाता है टीचर्स डे, लेकिन वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्यों? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जानते हो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 10 साल के लिए थे 1952 से 1962 तक। फिर 62 से 67 तक जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे 52 से 62, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डेप्यूटी प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है भारत में टीचर्स डे। ये थोड़ा ध्यान रखना, मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे देखो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी यूएन की एक संस्था है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो है जनीवा। जनीवा ये शहर हमें कहाँ मिलेगा? जनीवा। जनीवा जो है ये शहर है आपका स्विट्जरलैंड में। तो आईएलओ का हेडक्वार्टर है जनीवा स्विट्जरलैंड, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। ये स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, ये कवर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चले। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लॉन्च किया एक स्कीम पीएम सेतु। ठीक है, ये पीएमओ का ही है, और टोटल आउटले स्कीम पे कितना है? 60,000 करोड़। ये देखते हैं कि ये डिटेल में कि ये है क्या। देखो, जो भी स्कीम लॉन्च होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसको हमें याद करना होता है। याद करने का तरीका क्या होता है? एक तो स्कीम का नाम, किस व्यक्ति ने लॉन्च किया और कहाँ पे किया, तो अगर उसी हिसाब से, और फिर उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। उसी फ्रेमवर्क पे पीएम सेतु, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ठीक है, फिर इसको लॉन्च किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने किया। कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में किया। ये नहीं पूछेगा, ये वो हो जाएगा ना जब एनिवर्सरी हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट ईयर हो सकता है 4 अक्टूबर 2026 को 1 साल का होगा, तब पूछेगा कितने कब ये लॉन्च किया गया था। अभी नहीं, अभी सिर्फ फुल फॉर्म। दूसरा, मोदी साहब ने लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च किया? न्यू दिल्ली में हुआ। ये कब किया गया था? जब 4th कौशल दीक्षांत समारोह, इसको कन्वोकेशन सेरेमनी भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो कन्वोकेशन सेरेमनी किसका हो रहा था? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई। आईटीआई जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। जैसे देखो सिंपल सा है, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये छोटे छोटे चीज़ होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। इसमें इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, फैक्ट्री होती है जहाँ मशीन्स लगी होती है, उसको कहते हैं शॉप फ्लोर्स। उसको मैनेज करने के लिए आपको टेक्नीशियन चाहिए। जब तक आपके पास ये स्किल्ड वर्कर्स नहीं होंगे, आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश में आ जाए इंडस्ट्री। इन प्रॉब्लम क्या है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं है, ऐसा कोई मैनेजर नहीं है जो कि फैक्ट्री को संभाल सके। ठीक है, तो इलेक्शन से पहले उसने कहा था कि हम भारत से मंगा लेंगे सबको। आप जानते हो अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 4th कौशल दीक्षांत समारोह या कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, उसमें 46 ऑल इंडिया टॉपर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उनको समारोह में सम्मानित किया गया था, उनको डिग्री वगैरह दिया गया था। उसी को कहते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी या दीक्षांत समारोह। यही अवसर था। अब देखो पीएम से तो खास बात क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, सॉरी इसको शुरू किया गया है, और इसमें फंडिंग में मेजरली भारत सरकार ही करेगा। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कितना है? 60,000 करोड़। ये 5 इयर्स का ड्यूरेशन का है स्कीम का, यानी कि 26 से स्टार्ट होगा और अगले 5 इयर्स तक ये चलेगा। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 60,000 करोड़ का। और वर्ल्ड बैंक
और एशियन डेवलपमेंट बैंक वो इस स्कीम को फाइनेंस करेगा। इसका मतलब ना ये जो 60,000 करोड़ होगा इसमें से कुछ पैसा लोन के रूप में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, ठीक है, और कुछ पैसा भारत सरकार देगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। तो फिर वही है, स्कीम का ड्यूरेशन कितने साल का है, 5 इयर्स का। इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000 करोड़। फंडिंग में कौन कौन हेल्प करेगा, पीछे देखा था आपने, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फिर इसका कुछ टारगेट भी होगा। इसका टारगेट है अगले 5 साल में भारत में 20 लाख यूथ्स को स्किल करना होगा, ताकि भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है ना भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, उसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स तैयार मिले, ठीक है। प्लस कैसे अचीव करेगा, तो करीब 1000 जो गवर्नमेंट ITIs हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, उसको अपग्रेड किया जाएगा इन हब एंड स्पोक मॉडल। हब का मतलब होता है ना जितने सारे IITs हैं, जैसे कुछ IIT को चुना जाएगा 200। ये जो ITI होंगे, IIT नहीं सॉरी ITI, ये मेन होंगे, इनको बना दिया जाएगा हब। फिर इसके साथ होंगे स्पोक्स, यानी कि इसमें 4 या 5 और IIT को जोड़ दिया जाएगा। ये ITI जो होगा ये मेन होगा, और ये इन 5 ITI जो होंगे ना, या सॉरी 4, 800 है ना, तो 4 जो ITIs होंगे उनको ये गाइड करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हो गया हब, यानी कि इसको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेन मैन पावर यहाँ पे होगा। फिर ये क्या करेगा, अगले 4 ITIs को हेल्प करेगा, उनको ट्रेन करेगा ताकि उनका स्टैंडर्ड ऊपर उठ सके। इसी को कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें प्राइवेट सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बताएगा कि भाई हमें किस तरह का लोग चाहिए जो काम करने के लिए। फिर उसके हिसाब से ITIs जो होंगे अपने कोर्स को डिज़ाइन करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि इंडस्ट्री के नीड को पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं कि पढ़ा कुछ और रहे हैं, डिमांड किसी चीज़ का और है, ऐसा नहीं होगा। ये मार्केट ओरिएंटेड होगा, जो नीड है उसको पूरा किया जाएगा। और बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए जो फर्स्ट फेज होगा इस PM सेतु प्रोग्राम का, उसमें फोकस किया जा रहा है जो ITI हैं इन पटना एंड दरभंगा बिहार में, है ना, ठीक है। उसी समारोह में जो दीक्षांत समारोह था या कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, मोदी साहब ने वर्चुअली बिहार गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स को फिर से रीलॉन्च किया है, क्योंकि स्कीम में ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। कौन कौन से स्कीम में चेंज किए गए हैं जिसको रीलॉन्च किया गया है, एक है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय लॉन्च किया था, उसमें से 7 थे उसके प्रोग्राम्स। उसमें एक था मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, एक था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, एक, ठीक है। फिर अभी उसने डिसीजन लिया था हम बिहार में स्टार्टअप करेंगे एक बिहार युवा आयोग, इंग्लिश में कहें तो बिहार यूथ कमीशन। उसका भी इनॉग्रेशन किया, लॉन्च किया है मोदी साहब ने। और बिहार में स्किल यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे, जिसका नाम रखा गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है मोदी साहब ने आपका इनॉग्रेशन किया है और लॉन्च किया है। एक एक करके देखते हैं ये क्या है। पहले देखो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2016 को 7 निश्चय स्कीम के तहत। उसमें एक स्कीम ये भी था। पहले देख लो चेंज क्या किया गया है, यही पूछेगा चेंज क्या है। अब इस स्कीम में जो बिहार से बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी BA BSc BCom कर चुके हैं बिहार से, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, इसमें सिर्फ जो 10+2 पास किए हैं, ठीक है, जो सिर्फ 10+2 पास किए हैं बिहार के किसी स्कूल कॉलेज से, उन्हीं को दिया जाता था मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत, ठीक है। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है, जो अब ग्रेजुएट भी हो गए हैं लेकिन ग्रेजुएशन कहाँ से किया होगा, बिहार से, वो भी अब स्कीम के तहत आ गए। क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा में कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वैसे ही है। उनको 1000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ 2 साल के लिए। भत्ता योजना यही होता है ना,
1,000 रुपये दिया जाएगा 2 साल के लिए, और उनके साथ साथ उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि उनको जॉब ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा? यही जो ITIs है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वहीं पे इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के साथ साथ 1,000 रुपये पर मंथ 2 साल के लिए दिया जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। इस स्कीम के तहत अभी भी एज ग्रुप क्या है? 20 से 25 साल। ठीक है। हाँ, शर्त यही है कि जो बच्चा इस स्कीम के तहत भत्ता प्राप्त करेगा वो कोई और स्कीम जो गवर्नमेंट का होगा उसमें इनरोल्ड नहीं होगा। ठीक है, उन्हीं के लिए है ये स्कीम। दूसरा जो मोदी साहब ने फिर से रीलॉन्च किया वो है आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये भी देखो 7 निश्चय का ही एक पार्ट था, और ये भी लॉन्च हुआ था। गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया था नीतीश कुमार ने। इसमें चेंज क्या किया है? इसमें पढ़ाई के लिए दिया जाता है स्टूडेंट को 4 लाख रुपए। ठीक है, पहले उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। अब क्या किया गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने? इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये जो एजुकेशन लोन होगा 4 लाख तक का, उस पर बच्चों को कोई ब्याज इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। यही चेंज किया गया है। पहले क्या था, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको लोन पे 4% इंटरेस्ट देना पड़ता था। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बैंक आपसे कंपाउंडेड लेता है। ये स्कीम जो होता है ना इस तरह का, उसमें सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जबकि वेमेन, महिला, डिफरेंटली एबल्ड मतलब जिसको हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड भी बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज भी बोलते हैं, या भारत सरकार इसको दिव्यांग बोलता है, और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे चार्ज किया जाता 1%। इसका मतलब सारे स्टूडेंट को 4 लाख तक का लोन मिलेगा। इसके लिए स्टूडेंट को इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। यही चेंज किया गया है। अब इसका फीचर है क्या क्या जिसमें कोई चेंज नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने 10+2 किया है बिहार से। ठीक है, ऑफ कोर्स बिहार के स्टूडेंट के लिए ही है। ये लोन दिया जाएगा जनरल एजुकेशन के लिए भी। आमतौर पे जो स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन होता है ना, जनरल के लिए नहीं होता। जनरल का मतलब BA, BSc, BCom, उनके लिए नहीं होता। टेक्निकल कोर्सेज के लिए होता है। टेक्निकल कोर्सेज के लिए क्या हो गया? बीटेक हो गया, या फिर आपका ये कहते हैं बीटेक हो गया, MBBS हो गया, MBA वगैरह हो गया, उनके लिए दिया जाता है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट क्या कहता है भाई, जनरल कोर्स करो, BA, BSc, BCom करो, या फिर टेक्निकल कोर्सेज करो, MBBS करो, बीटेक करो, MBA करो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप अगर एलिजिबल हो। ये गरीब बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, आपको ये दिया जाएगा। अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। मैक्सिमम एज कितना हो सकता है बच्चे का? 25 साल। 25 साल से ज़्यादा उम्र होगा तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। बिहार युवा आयोग, इसका भी इनॉग्रेशन किया मोदी साहब ने। 8 जुलाई 2025 को बिहार गवर्नमेंट के कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और उसमें अप्रूवल दिया गया था कि बिहार युवा आयोग बनेगा बिहार में। इसमें एक चेयरमैन होंगे, 2 वाइस चेयरमैन होंगे, और 7 मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 7 मेंबर्स, इनका मैक्सिमम एज 45 साल होगा। ठीक है, यानी 45 साल से ज़्यादा वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स नहीं होंगे। 4 अक्टूबर 2025 को जब ये वीडियो बना रहे हैं, अभी तक किसी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। आगे होगा तो फिर इसको अपडेट कर लिया जाएगा। बिहार युवा आयोग का उद्देश्य क्या है? बेसिकली बिहार में जो यूथ हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, स्किल्ड करना है, और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड करना है। सीधी सी बात है, ये बिहार के स्टूडेंट्स पे फोकस करेगा, यूथ पे फोकस करेगा, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उनको स्किल की ट्रेनिंग मिल सके, अपना काम धंधा खुद शुरू कर सके, ताकि बिहार का तरक्की हो सके। ठीक है, ये फोकस करेगा बिहार के स्टूडेंट यूथ का जिनकी एज होगी 18 से 45 साल। यानी कि 18 से 45 साल के जो यूथ होंगे उसी पे ये रिकमेंडेशन देगा बिहार गवर्नमेंट को, और उसी पे ये काम करेगा। ठीक है, ये है आपका बिहार युवा आयोग। जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी। देखो, जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी है ना, एक स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी होगा। स्टैट्यूटरी का मतलब बिहार लेजिस्लेचर ने, ठीक है,
यानी कि बिहार विधान मंडल ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 पास किया है। इसमें प्रावधान है कि एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जो काम करेगा स्किलिंग का, ठीक है, जो स्किलिंग का काम करेगा, और उस यूनिवर्सिटी का नाम होगा जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी। इसका एक जगह होगा मेन कैंपस। अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है उसका, ठीक है, जब आएगा तो पता चलेगा। और बिहार गवर्नमेंट कहता है कि इसके कैंपस बिहार के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को ना नॉर्मल पढ़ाई नहीं किया जाएगा, उनको स्किल सिखाया जाएगा ताकि बिहार में एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो सके और बच्चों को नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा हो सके। इसी के लिए सेटअप किया गया है जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो ये कर्पूरी ठाकुर कौन है। ये बिहार के थे, ओबीसी के बहुत बड़े लीडर थे। ये 2 बार सीएम बने हैं, 70 में फिर और 77 में बने हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा काम किया है बिहार में, हमें उसमें जाने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में भारत रत्न दिया था, ये याद रखिएगा। तो कर्पूरी ठाकुर एक ओबीसी के बहुत बड़े लीडर थे बिहार के, जो 2 बार सीएम बने 70 और 77 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 2024 में भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इनको 2024 में दिया था, ठीक है। फिर UIDAI इसने चार्जेस हटा दिए हैं फॉर आधार बायोमेट्रिक अपडेट्स फॉर चिल्ड्रन एजेड 7 to 15 ईयर्स, ठीक है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही तो इशू करता है आधार, ठीक है। पहले समझ लो न्यूज़ क्या है। आप जानते हो आज भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आधार है, इससे बगैर कहीं कोई काम नहीं होता। तो बच्चों का भी बनता है आधार, ठीक है। तो उसमें नाम लिखा रहेगा बच्चों का, उनके माता पिता का नाम, उसका एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ भी उसमें लिखा रहता है आधार में। अब देखो क्या है, आधार जो है ना उसको इशू करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स भी कैप्चर किए जाते हैं। बायोमेट्रिक होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स। तो हमारे शरीर में ना कुछ यूनिक चीज़ होता है, ठीक है। एक तो यूनिक चीज़ क्या होता है? हमारा फेस। दूसरा यूनिक चीज़ क्या होता है? हमारा फिंगरप्रिंट्स। हर आदमी का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है, ठीक है। और हमारा आँख है ना, आँख के अंदर होता है आयरिस, वो सबका यूनिक होता है। तो जब आप आधार कार्ड बनवाते होगे, अगर आप मेच्योर एज के हो, तो देखना आपका फिंगरप्रिंट्स लेता है वो, क्योंकि जब भी आधार वेरिफिकेशन होता है वो आपके फिंगरप्रिंट्स को बोलता है ना यहाँ मशीन पे रखो, और आपके फिंगरप्रिंट्स को आधार के डेटाबेस के साथ कंपेयर करता है जब आपने आधार बनवाया होगा। अगर वो मैच कर गया तो फिर सारा काम शुरू होता है, बैंक में अकाउंट खुल जाता है, वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो उतने मैच्योर नहीं होते, उनका जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो चेंज होता है, क्योंकि उनका हाथ अभी भी डेवलप हो रहा है, आँख अभी भी डेवलप हो रहा है। इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे को का बायोमेट्रिक नहीं किया जाता। 5 इयर्स के बाद UIDAI कहता है कि अब आपको उसका अपडेट करना होगा। उसको कहते हैं फर्स्ट मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, 5 साल के बाद के बच्चे का किया जाता है। और दूसरा जो सेकंड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है ना, जब बच्चे का एज हो जाता है 15 साल या उससे ज़्यादा, तब आदमी मैच्योर हो जाता है, उसके बाद चेंजेस नहीं होते। तो जब पहली बार बायोमेट्रिक अपडेट्स आधार में जब भी अपडेट्स करने जाएगा तो पैसे लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 125 रुपये हो गया है। तो जब बायोमेट्रिक अपडेट्स करने जाते थे तो आपको 125 रुपये देने होंगे। UIDAI क्या कहता है कि जब बच्चों का पहला मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होगा, कब? जब आपकी उम्र 5 साल से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उस पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। और जब दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट होगा, कब? जब बच्चे का एज 15 साल से ज़्यादा हो जाता है, उस पर भी आपको कोई बायोमेट्रिक अपडेट का फीस नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपको 125 रुपये नहीं देने पड़ेंगे।
ये स्कीम लॉन्च किया है 1 अक्टूबर 2025 को, और ये कब तक चलेगा? 1 साल तक। इसका मतलब अगले साल 30 सितंबर 2026 तक ये स्कीम लागू होगा, जिसमें अगर आप फर्स्ट या सेकंड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स करते हैं बच्चों का, यानी कि आपको फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन करवाना होगा, उसके लिए आपको 125 रुपये का फीस नहीं देना पड़ेगा। ये ठीक है। अब देखो, ये कहानी है। एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है? ये फीस का जो वेवर है वो कितने साल के बच्चों के लिए है? 7 से 15 साल तक के बच्चों का है। इसका मतलब अगर बच्चा 6 साल का है ना, तो अभी फ़िलहाल उसको नहीं किया जाएगा, 7 साल के बाद करवाएंगे। और अगर बच्चा 15 साल से ज़्यादा उम्र का है तो फिर भाई फीस आपको देना पड़ेगा। तो ये उम्र बच्चों का क्या होगा? 7 से 15 साल। फीस कितना था? 125 रुपये। वो अब आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। स्कीम कब से शुरू हुआ है? 1 अक्टूबर 2025 तक, 25 से, और कितने साल तक रहेगा? 1 साल तक, यानी अगले साल 30 सितंबर 2026 तक रहेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। और बायोमेट्रिक में क्या आता है? हमारा फिंगरप्रिंट्स और हमारा आता है आइरिस स्कैन, जो आँख में होता है। ठीक है, थोड़ा सा UIDAI के बारे में जान लीजिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको 2009 में सेटअप किया गया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और इसके पहले चेयरमैन जो थे ना, वो नंदन नीलेकनी साहब थे। नंदन नीलेकनी, जिन्होंने इन्फोसिस का स्थापना करने, इन्फोसिस को 7 कंपनी ने बनाया था। टेक्नोलॉजी कंपनी जो इन्फोसिस है, उसमें एक थे नंदन नीलेकनी। अब क्योंकि ये टोटली IT बेस्ड था, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था, नंदन नीलेकनी को ये काम दे दिया और उनको कहा गया आप इसको बनाएं। तो UIDAI का पहला जो हेड थे वो नंदन नीलेकनी साहब थे। 2009 में इसको सेटअप किया गया था, और ये आता था प्लानिंग कमीशन के अंदर, योजना आयोग के तहत, जो अब हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इनको काम क्या दिया गया? इनको कहा गया ना कि आप 12 डिजिट का यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर, जिसको आधार बोला जाता है, वो इशू किया जाएगा टू ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा ध्यान देना, यही देखो बिहार वाला जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स मतदाता सूची का हो रहा था, तब आधार पे आपका हुआ था। आधार क्यों नहीं माना जा रहा है? याद ये रखना, आधार, फिर से रिपीट करते हैं, आधार हमारे नागरिकता का पहचान नहीं है। आधार ये नहीं कहता कि आप भारत के नागरिक हो, नहीं। आपके घर में भी आधार कार्ड होगा, उलट कर देख लेना। आधार कहता है ये प्रूफ है आपके आइडेंटिटी का, आप ये आदमी हो। ठीक है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसीलिए देखो, भारत में जो भी रहता है उसको आधार कार्ड इशू किया जाता है। अब जैसे देखो, भारत में विदेशी भी रहते हैं, बहुत सारे विदेशी कंपनी हैं, वो अपने बाहर से भी लोग को लाते हैं, भारत में काम करते हैं। वो जब भारत में लगातार 182 दिन या उससे ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं ना, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते हैं, भारत के नागरिक नहीं। वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन भारत के निवासी हो जाते हैं। अब उनको भी तो भाई बिजली कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उनको भी आधार की ज़रूरत पड़ती है, उनका भी आधार बनता है। तो जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनको भी आधार बनता है। टूरिस्ट वगैरह के लिए नहीं बनता है, जो रेगुलरली रह रहे हैं भारत में। तो जो भारत के के नागरिक नहीं हैं, विदेशी हैं, लेकिन भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, उनको भी आधार इशू होगा, और हम और आपको भी आधार इशू होगा, क्योंकि हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ये याद रखना आप। आधार नागरिकता का पहचान नहीं है, आधार हमारे आइडेंटिटी का पहचान है, और ये भारत में रहने वाले सारे लोगों को, देसी या विदेशी, सबको इशू किया जाता है। कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। बायोमेट्रिक तो ठीक है, बायोमेट्रिक 2 होता है, हमारा फिंगरप्रिंट्स और हमारे आँख में जो होता है आइरिस, उसका होता है। ठीक है, देखो उनको ये काम सौंपा गया UIDAI को। फिर 2015 आया, प्लानिंग कमीशन ख़त्म, नीति आयोग आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? उसने कहा कि ये हम प्लानिंग कमीशन के तहत नहीं छोड़ेंगे। फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आज हम लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब याद रखना, UIDAI किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ऐसा करने का कारण भी है, 2016 में एक कानून पास हुआ था,
आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016, ठीक है, फाइनेंस बिल के थ्रू ये पास हुआ था, जिसमें आधार को ना एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। क्योंकि अब आप देखो, इनकम टैक्स फाइल करोगे आधार चाहिए, बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए आधार चाहिए, पीएम किसान योजना में आपको बैंक में पैसा जाएगा आधार से लिंक होगा, हर जगह आधार कर दिया गया है। तो आधार को एक कानूनी रूप दिया गया, किसके द्वारा? ये 2016 का जो कानून है ना, उसके तहत। तो अब जब ये कानूनी रूप है तो प्रॉपर एक मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहिए ना, इसीलिए देखो उससे पहले भारत सरकार ने क्या किया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आधार में इसको याद रखना है, UIDAI में, ठीक है। बना कब? 9 में। काम क्या है? 12 डिजिट का आधार नंबर सबको इशू करेगा जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। आधार भारत में नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये भारत में रहने वाले देसी विदेशी सबको मिलता है, जो लंबे समय तक विदेशी रह रहा है भारत में उसको। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी UIDAI के चेयरमैन कौन है? वो नीलकंठ मिश्रा, अभी है नीलकंठ मिश्रा, और पहले कौन थे? नंदन नीलकेनी, ठीक है। ये आधार में याद करना है। मोदी साहब ने एक स्टेप और लिया है, जो डी ऑयल राइस ब्रान होता है, ये उसके एक्सपोर्ट को हटा दिया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रिमूव्ड द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डी ऑयल राइस ब्रान। डी ऑयल राइस ब्रान का जो एक्सपोर्ट था उसको जुलाई 2023 में ख़त्म कर दिया गया था, रोक दिया गया था, ठीक है। अब अक्टूबर में उस पर से रोक हटा लिया गया। जब इस पर रोक लगाया गया था उस समय भारत करीब 5 लाख मीट्रिक टन हर साल डी ऑयल राइस ब्रान को एक्सपोर्ट करता था, जो लगभग 1000 करोड़ रुपए का होता था। और मेनली ये सामान जाता था वियतनाम, थाईलैंड और अदर एशियन कंट्रीज़ को, ठीक है। ये जो डी ऑयल राइस ब्रान है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है कैटल फीड, पोल्ट्री फीड और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। कैटल फीड का मतलब जो गाय वगैरह होती है ना, उनका जो चारा होता है उसके साथ मिक्स करके इसको खिलाया जाता है, ताकि वो ना दूध अच्छा देते हैं। चिकन वगैरह जो होता है उसके फीड में भी उनको दिया जाता है, ठीक है, इनसे वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा मेन ग्राहक कौन था? वियतनाम, थाईलैंड और दूसरे एशियन कंट्री। हमेशा याद रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी होता है काम, ये DGFT ही देखता है। इसका मतलब जब ये नोटिफिकेशन इशू किया गया होगा कि आज के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस नोटिफिकेशन को किसने इशू किया होगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। उसने नोटिफिकेशन निकाला और डी ऑयल्ड राइस ब्रान को प्रोहिबिटेड के कैटेगरी से फ्री कैटेगरी में डाल दिया। देखो, प्रोहिबिटेड कैटेगरी का मतलब होता है जो सामान इस लिस्ट में है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्री का मतलब होता है कि जो सामान इस लिस्ट में डाला गया है आप उसका एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इसके लिए आपको भारत सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट तो कर सकते हो लेकिन इसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। इसका मतलब अब भारत से डीप ऑयल्ड राइस ब्रान एक्सपोर्ट होगा, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ इस्तेमाल होता है वो सब ये कर लिया। नेक्स्ट देखो, भारत में एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है जिसमें चेक जो होगा ना, सेम डे क्लियर होगा। ये 4 तारीख आपका 5/3 को ना, यानी कि फ्राइडे को लॉन्च किया गया। 4 तारीख से ये शुरू किया गया। देखो ये है क्या, पहले चेक तो जानते हो, एक इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा किसी को पेमेंट किया जाता है, ठीक है, बैंक्स के द्वारा होता है। उसमें देखो कुछ वर्ड आता है, ड्रॉर, ड्रॉई,
पेई और MICR, ठीक है। और एक CTS होता है, CTS होता है चेक ट्रांकेशन सिस्टम। चेक, टी का मतलब होता है ना ट्रांकेशन। पहले थोड़ा ये समझ लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर आगे हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं, तब दिक्कत नहीं होगा समझने में। ट्रांकेशन, TRUNCATION, चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ये देखो चेक है, चेक का एक सैंपल है। ये आदमी है, इनका नाम है दीपक चौधरी, ये नेट से ही मैंने लिया है। ये दीपक चौधरी हैं, इनका अकाउंट कहाँ पे है? SBI में, होगा किसी ब्रांच में। दीपक चौधरी ने एक चेक इशू किया, किसके नाम इशू किया? प्रतीक अग्रवाल के। और चेक का अमाउंट कितना है? 50,25,000 ओनली, ठीक है। ये किया उन्होंने। फिर यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे 6 डिजिट आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको 7 डिजिट दिखाई देगा, ठीक है। ये जो है ना, ये चेक का नंबर है, और ये जो होता है ना 7 डिजिट का, उसको बोला जाता है MICR। एक एक करके देख लेते हैं। देखो ड्रॉअर कौन होता है? जो व्यक्ति चेक इशू करता है, ठीक है, हु इशूज द चेक, उसको कहते हैं ड्रॉअर। चेक इशू करने वाला कौन है? दीपक चौधरी। तो इस एग्जांपल में ड्रॉअर कौन हो गया? दीपक चौधरी। ड्रॉई, ड्रॉई का मतलब होता है ना जिस बैंक पे ये चेक इशू किया गया है। तो दीपक चौधरी का अकाउंट किस बैंक में है? SBI में। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन हो जाएगा? SBI। पेई, पेई किसको कहते हैं? जिसके नाम पे चेक इशू हुआ है, यानी कि जिसको पैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पेई कौन है? प्रतीक अग्रवाल। तो ड्रॉअर वो होता है जो चेक इशू करता है, दीपक चौधरी। ड्रॉई कौन होता है? जिस बैंक के नाम पे ये चेक इशू किया जाता है, SBI। पेई कौन होता है? जिसके नाम ये चेक इशू किया जाता है, यानी जिसको पैसे मिलने वाले हैं। वो यहाँ पे कौन हो गया? प्रतीक अग्रवाल। यहाँ तक ठीक है। अब देखो MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये होता है, ये कितना डिजिट है? 9 डिजिट का है। तो जो MICR होता है ना 9 डिजिट का होता है, ये कोड होता है। पहला 3 डिजिट जो होगा ना वो सिटी का होगा, फिर उसके बाद जो 3 डिजिट होगा वो बैंक का होगा, और जो लास्ट वाला जो 3 डिजिट होता है ना वो ब्रांच का होता है, यानी कोड होता है, ताकि ये पता चल सके किस शहर के किस बैंक के किस ब्रांच से ये चेक इशू हुआ है। इसको क्लियरिंग में हेल्प मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे पहले चेक जारी होता था, आपने चेक दे दिया, बी को दे दिया, यानी कि दीपक चौधरी ने प्रतीक अग्रवाल को दे दिया। प्रतीक अग्रवाल का चेक मान लो अकाउंट किस में है? PNB में है, सपोज करो। और वो रहते कहाँ हैं? सपोज करो दिल्ली में ही दूसरी जगह रहते हैं। तो वो अपने बैंक में जमा करेंगे। अब क्लियरिंग का काम होगा। क्लियरिंग का मतलब सिंपल सा ये समझो, पहले ये देखा जाएगा कि दीपक चौधरी के अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं। फिर ये देखा जाएगा कि वाकई ये चेक दीपक चौधरी ने जारी किया है कि नहीं किया है, यानी कि कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। और दीपक चौधरी ने चेक जारी किया है कि नहीं किया है कैसे पता चलेगा? क्योंकि दीपक चौधरी का सैंपल सिग्नेचर SBI के ब्रांच में होगा जहां उन्होंने खोला होगा अकाउंट। पहले सारा काम मैनुअल होता था, तो फिर क्या होता था, PNB के ब्रांच में जमा हुआ, दिल्ली में ही मान लीजिए, किसने जमा किया? प्रदीप अग्रवाल ने। फिर ना एक दिन होता था जब SBI वाले पहुंचते थे आपके RBI के ऑफिस में। बाद में RBI ने काम SBI को ही दे दिया था। पहुंचे वहाँ पे, PNB वाले भी पहुंचे, उन्होंने चेक उसको दिया। PNB वालों ने जो दीपक चौधरी का चेक है, जिसको प्रतीक अग्रवाल ने PNB में जमा किया था, वो देगा SBI को। SBI वाला फिर उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, देखेगा कि सिग्नेचर मिल रहा है कि नहीं, उसके अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं, सब चीज़ ठीक ठाक होगा तो SBI चेक को क्लियर करेगा, PNB को इन्फॉर्म करेगा, PNB को फिर पैसा देगा, और फिर PNB क्या करेगा?
उस आदमी के अकाउंट में, प्रतीक अग्रवाल के अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। तो फिर यहाँ पे एसबीआई क्या करता है, दीपक चौधरी के अकाउंट से पैसा निकाला, पीएनबी को दे दिया, पीएनबी ने वो पैसे जमा कर दिया प्रतीक अग्रवाल के अकाउंट में। इसमें ना बहुत टाइम लगता था, क्योंकि सारा काम मैनुअल हो रहा है ना। 7 दिन 15 दिन, बाहर का चेक है तो महीने महीने लगता था। इसका निकाला गया एक सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या था, आरबीआई ने सभी बैंक्स को कहा कंप्यूटराइज्ड हो जाओ, सीबीएस ब्रांच हो जाओ। सीबीएस होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है। उनको कहा गया सारे ब्रांच आप कंप्यूटराइज करो, फिर कॉमन सर्वर से ना सारे ब्रांच को लिंक करो, ठीक है। सारे ब्रांच कंप्यूटराइज्ड हो गए। अब पीएनबी क्या करेगा, जब दीपक चौधरी ने प्रतीक अग्रवाल को ये चेक दिया, तो फिर प्रतीक अग्रवाल क्या करेगा, वो पीएनबी में अपने ब्रांच में जमा करेगा। फिर पीएनबी का ब्रांच क्या करेगा, उसके क्लियरिंग हाउस में जाएगा, वो उसको स्कैन करेगा चेक को। ये देखो स्कैन किया हुआ इमेज ही है, वर्चुअल इमेज है ना, ये पेपर में चेक है, इसका ये स्कैन इमेज है, ठीक है। जो स्कैन इमेज होता है ना, वो ओरिजिनल से छोटा ही होता है, इसलिए इमेज क्या हो गया, ट्रंकेटेड हो गया, सिकुड़ गया, छोटा कर दिया, इसीलिए ट्रंकेशन बोलते हैं। तो फिर क्या करेगा, चेक को स्कैन करेगा, सारा डिटेल देखो यहाँ दिख रहा है, किसने इशू किया, सिग्नेचर क्या है, किसके नाम इशू किया, अमाउंट कितना है, बैंक कौन सा है, MICR कितना है, सब चीज, डेट कितना है, सारा चीज़ उसने किया। उसने तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया थ्रू आरबीआई। क्लियरिंग का काम आरबीआई के थ्रू होता है। उसने दे दिया एसबीआई को, एसबीआई ने चेक के इमेज को डाउनलोड किया, उसके बाद फटाफट उसका एक क्लिक मारेगा, एसबीआई में दीपक चौधरी का जितना सारा डिटेल है उसके पास आ जाएगा, सैम्पल सिग्नेचर आ जाएगा। वो क्या करेगा, सब चीज़ मिलाएगा, सब चीज़ ठीक ठाक है, चेक को क्लियर करेगा, दीपक चौधरी के पैसे अकाउंट से पैसे निकलेगा, पीएनबी को जाएगा, पीएनबी प्रतीक अग्रवाल के अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। इसको कहते हैं सीटीएस सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पहले के मुताबिक जो हफ्ते हफ्ता महीना महीना लगाते थे, अब चेक क्लियरिंग ना T+1, T+ का मतलब होता है जिस दिन आपने चेक जमा किया अगले दिन आपका चेक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। T+1 सिस्टम पे आए। अब आरबीआई चाहता है नहीं, आप उसको एकदम जल्दी जल्दी करो, जैसे RTGS होता है ना, इंस्टेंट, NEFT हो जाता है आधे घंटे के अंदर। वो बोलता है कि अब इसको जल्दी जल्दी करो, ठीक है। इसी को एक्सपेरिमेंट के रूप में आरबीआई ने शुरू किया है, यही कहानी है। तो ड्रॉअर क्लियर है, ड्रॉई क्लियर है, पेई क्लियर है, MICR क्या होता है, CTS क्या होता है। MICR में 9 डिजिट होते हैं, पहला 3 डिजिट है सिटी का, फिर बैंक का, फिर बैंक के ब्रांच का, ये क्लियर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया तो फिर आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये इम्प्लीमेंट हुआ है 4 अक्टूबर 2025 से। पहले चेक क्लियर होता था T+1 सेटलमेंट साइकिल, हमेशा टी का मतलब होता है डे, जिस दिन चेक को डिपॉजिट किया गया। 1 का मतलब होता है अगले दिन, T+1, ठीक है। चेक्स पहले क्लियर होता था T+1 सेटलमेंट साइकिल में। अब जो चेक होगा ना, आरबीआई कहता है क्या, चेक विल बी स्कैन्ड एट द रिसीविंग बैंक, यानी कि अब क्या होगा, पीएनबी के ब्रांच में फटाफट वो चेक्स को ब्रांच ही स्कैन करेगा और उसी समय वो क्लियरिंग हाउस के पास भेज देगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन सेशन, यानी कि चेक जब क्लियरिंग को चेक भेजने का टाइम होगा। ये टाइम क्या है, प्रेजेंटेशन सेशन क्या होगा, यानी कि चेक क्लियरिंग का काम 10 से 4 के बीच होगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। 10 से 4 के बीच में होगा, यानी 10 बजे से ये काम शुरू हो जाएगा, जितने चेक उसके पास आ जाए 4 बजे तक ये काम होगा। ये आपका 2 फेज में लागू होगा। एक होगा 4 अक्टूबर 2 जनवरी से लेके 2 जनवरी 2026 को, और दूसरा फेज होगा फ्रॉम 3 जनवरी 26 ऑनवर्ड्स। इसमें देखो क्या होगा, ठीक है। देखो आरबीआई क्या कहता है, जो प्रेजेंटेशन टाइम है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, जैसे ही आपका चेक आएगा ब्रांच में, उसी समय स्कैन करेगा और वो भेज देगा। किसको भेजेगा, क्लियरिंग हाउस को। फिर क्लियरिंग हाउस किसके अंदर आता है, आरबीआई। ये सारा काम आरबीआई के थ्रू होता है, ठीक है। कारण है, अभी छोड़ो उसको क्या कारण है, क्लियरिंग कैसे होता है।
वो क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, तुरंत जो चेक है ना वो भेज देगा ड्रॉई बैंक को। ड्रॉई बैंक का मतलब अगर पीछे वाला एग्जांपल देखो तो एसबीआई का चेक था ना, वो एसबीआई को तुरंत भेज देगा। फिर एसबीआई क्या करेगा, फटाफट सब चीज़ को देखेगा और उसको क्लियर कर देगा। इससे लगभग रियल टाइम मतलब तुरंत चेक का सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो आरबीआई कहता है इसको 2 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला फेज जो होगा 4 अक्टूबर से 2 जनवरी 2026 तक होगा। इसमें क्या करेगा, जैसे ही 10 से 4 के बीच जो चेक इशू अपलोड होना शुरू हो जाएगा, क्लियरिंग हाउस उसको भेजना शुरू कर देगा ड्रॉई बैंक को। ड्रॉई बैंक के पास टाइम होगा 7 बजे तक उस दिन, मंडे टू फ्राइडे 7 बजे तक का टाइम होगा कि उसको वो क्लियर कर दे। अगर 7 बजे तक वो चेक को क्लियर नहीं करता तो मान लिया जाएगा कि चेक कंफर्म है, चेक को ड्रॉई बैंक ने क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा, पहले पैसे का ट्रांसफ़र होगा, फिर बैंक्स सेटलमेंट कर लेंगे आपस में। ठीक है, इसका मतलब बैंक्स को हर हाल में 7 बजे तक ये काम कंप्लीट करना ही होगा। फिर आरबीआई कह रहा है 3 जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स जो ड्रॉई बैंक है ना, उसको जैसे ही चेक मिलेगा उसको T+3 आवर्स में करना पड़ेगा। अगर मान लो 10 बजे से काम शुरू हुआ प्रेजेंटेशन का और सपोज करो 11 बजे चेक उसके पास आ गया इमेज, 11 के बाद 3 घंटा कितना हो गया, 11 के बाद 12, फिर 1, फिर 2, 2 बजे तक उसको चेक क्लियर करना पड़ेगा ड्रॉई बैंक को, यानी कि एसबीआई को 2 बजे तक वो चेक क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो मान लिया गया है कि चेक क्लियर हो गया। ठीक है, यही होगा, इसका मतलब अब रियल टाइम में शुरू होगा। तो क्योंकि अभी ये सिस्टम शुरू ही हुआ है इसलिए थोड़ा टाइम दिया गया है बैंक को कि 7 बजे तक चेक क्लियर कर दो। ठीक है, आरबीआई उम्मीद कर रहा है 2 जनवरी 2026 तक सारे बैंक्स अभ्यस्त हो जाएंगे, सेटल हो जाएगा सिस्टम। उसके बाद T+3 पे ये काम करेगा, यानी कि चेक जमा हुआ 10 बजे से चेक का अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और जब क्लियरिंग हाउस ने बैंक को भेजा चेक उसके 3 घंटे के अंदर उसको क्लियर करना पड़ेगा, सारा काम सेटल कर देना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई कहता है जो सेटलमेंट साइकिल होगा वो आवरली होगा, ये पूछेगा एग्जाम में। जो न्यू चेक क्लियरिंग हो रहा है उसका सेटलमेंट साइकिल कितना होगा, आवरली होगा। और स्टार्ट कब करेगा, 11 बजे से, यानी कि 11 बजे 1-1 घंटे पे क्लियरिंग करते जाना होगा फटाफट। तो बैच सिस्टम खत्म, अब सेटलमेंट साइकिल आवरली होगा। और आरबीआई का देखना आगे क्या करेगा, इसको कहेगा इंस्टेंटली करो, जैसे आरटीजीएस होता है या आधे आधे घंटे पे जो एनईएफटी होता है उस तरह से करो। ठीक है, यही है सेम डे चेक क्लियरिंग। ठीक है, जो नए हैं जिनको इसके बारे में नहीं है, एक बार 2 बार और वीडियो को देखो तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर अभी देखो उत्सव का समय चल रहा है भारत में, ये आपका दुर्गा पूजा आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर दिवाली आएगी और इस समय सीज़न होता है ना, इस समय लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है इससे गवर्नमेंट उम्मीद कर रहा है कि 2 लाख करोड़ तक का फ्लो होगा क्रेडिट ये लिक्विडिटी का इंडियन इकॉनमी में। इसी में एक कंपनी है कीवी, उसने एक यूनिक स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, ये अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कंपनी है, भारत का पहला कंपनी है जो ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट बैक्ड ईएमआई ऑन यूपीआई। ठीक है, ये देखो क्या है, पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट, कीवी जो है एक फिनटेक है। फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि वो कंपनी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब हो जाता है, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। कीवी कहाँ की कंपनी है, बैंगलोर। आप जानते हो अधिकतर कंपनी तो बेंगलुरु बेस्ड ही है। फिर देखो एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो फुल फॉर्म पूछता है बहुत बैंक्स के एग्जाम में अधिकतर, ईएमआई का फुल फॉर्म बता दो। अधिकतर लिखते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, वो गलत है। इक्वल नहीं होता, इक्वेटेड होता है। कारण है, छोड़ो उसको, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है। तो ये होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट।
ये याद रखना, ये बहुत गलत करते हो। फिर आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको लॉन्च किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो आप जानते हो, आजकल अधिकतर इस्तेमाल यूपीआई का ही होता है। कीवी देखो क्या कह रहा है, ये जो फेस्टिवल का टाइम है इसमें खरीदारी करो, बाइंग करो, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, कपड़े खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, और फिर क्या करो, उसको ना कन्वर्ट कर दो आप लोन में। और फिर जब लोन होता है तो उसमें आपको ईएमआई पे करना पड़ता है, तो फिर आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। यूनिक चीज़ क्या है, कीवी कहता है ये जो खरीदारी करके जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया ईएमआई में, अगर आप टाइम से पेमेंट करते रहोगे तो उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में इंटरेस्ट या तो पार्शली, कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट, या पूरा का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट हम आपको वापस कर देंगे कैशबैक के रूप में। यही है इंटरेस्ट बैक। इंटरेस्ट बैक का मतलब इंटरेस्ट आपका वापस कर देगा। ये भारत में पहले कंपनी है जिसने इस तरह का स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, यही है। शर्त एक ही है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा यूपीआई पे होगा। ठीक है, यानी कि जिससे आप खरीद रहे हो ना, या तो पेमेंट आप यूपीआई से कर रहे हो, या फिर वो मर्चेंट, वो दुकानदार यूपीआई को स्वीकार करता हो। इसमें ध्यान ये रखना, ये अभी भी क्रेडिट कार्ड ही है एक तरह का। कीवी बैंक नहीं है, एनबीएफसी है, तो ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। इसको नहीं दिया आरबीआई ने परमिशन। तो फिर इसने क्या किया, बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप कर लिया है, और उसके थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये सामान खरीदवा देगा। और ये एनपीसीआई के साथ इसने टाई अप किया, रुपए क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करता है। तो आप खरीदोगे अभी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो मुहैया करवाएगा आपको कीवी, यानी कि कीवी के ऐप से आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर उसका टर्म्स एंड कंडीशन है 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने का जो ईएमआई बनेगा, अगर टाइम से पेमेंट कर दोगे तो कुछ ईएमआई का इंटरेस्ट या पूरा इंटरेस्ट आपको वो वापस कर देगा। यही कहानी है। ठीक है, ये समझ जाओ। भारत में ऐसा करने वाला पहला कंपनी कीवी है, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं था। फिर सारा मुलाली, इनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट फीमेल आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये पहले ना नर्स थी। ठीक है, फिर बाद में चर्च ऑफ इंग्लैंड में ये वुमेन्स को भी प्रीस्ट बनाना शुरू कर दिया, पादरी। और फिलहाल अभी ये लंदन के बिशप हैं। ठीक है, तो बिशप ऑफ लंदन सारा मुलाली हैज़ बीन चोजन एज द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये पहली वुमेन है जिसको इस पोस्ट के लिए चुना गया है। जापान वाली पीएम का जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको कंफर्मेशन की वेट करते हैं। जापान में जो लेडी चुनी गई है, एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हेड, वेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है ना, इसलिए इसको कर रहे हैं। अब देखो, ये जो होगी ना स्पिरिचुअल हेड होगी चर्च ऑफ इंग्लैंड की। जो इंग्लैंड का किंग होता है, जैसे अभी किंग चार्ल्स 3 है ना, वो नॉमिनल हेड होते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड का। ये 106वां पर्सन होगी 106th पर्सन होगी जो आर्क बिशप होगी कैंटरबरी का। पहले कौन थे, सेंट अगस्टीन, वो बिकम द फर्स्ट आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, ये एंग्लिकन कम्युनियन उसकी भी हेड होगी। ये देखो है क्या, ये सब इंग्लैंड के राजा का झगड़ा हुआ। पहले चर्च था, और चर्च में ना मेनली होते हैं कैथोलिक्स, जिसका हेड कौन होता है, पोप। और पोप कहाँ बैठता है, होली सी वेटिकन सिटी रोम में है। किंग ऑफ इंग्लैंड का झगड़ा हुआ था कैथोलिक चर्च से। इसने कहा कि हम अपना अलग चर्च ही बना लेंगे। उस चर्च को कहा जाता है चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो उसका जो हेड होगा उसको कहा जाता है आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये डिवीजन था क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका हेड राजा कौन होता था, जो इंग्लैंड का राजा होता था। ठीक है, वो उसका हेड है। लेकिन भाई पूजा पाठ में वो थोड़ी जाएगा। तो फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड का स्पिरिचुअल हेड कौन होता है, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। पहली बार एक लेडी बनी है। एंग्लिकन एंग्लिकियन सॉरी एंग्लिकन कम्युनियन, ये जो है ना, ये सारे क्रिश्चियंस ही हैं।
क्रिश्चियनिटी का अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, जैसे रोमन कैथोलिक होते हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स वाले जो होता है अधिकतर आपको रशिया में दिखेगा, लुथेरियन दिखेगा, बैप्टिस्ट दिखेगा। तो क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट है। बहुत पहले झगड़ा हुआ था तो ये अलग हो गया था, इंग्लैंड के राजा ने कहा कि हम अपना अलग चर्च बनाएंगे, ठीक है, उसी की ये कहानी है। आप सिर्फ याद रखो सारा मुलाली पहली फीमेल है जो आर्क बिशप बनी है कैंटरबरी की, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। इंडिया सिंगापुर एट 60 पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ एंड एंगेजमेंट, ठीक है। देखो 2025 भारत और सिंगापुर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट का 60वां साल मना रहा है। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। 65 में भारत ने सिंगापुर के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सेटअप किया। 2025 है, इसका मतलब 25 साल 60 साल पूरे हो गए, तो इसमें बहुत सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। उसी में एक था इंडिया सिंगापुर एट 60 पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ एंड एंगेजमेंट। इसका बिजनेस सेशन हुआ था, ये हुआ था सिंगापुर में 4 अक्टूबर को। तो भारत के तरफ से इसमें शामिल होने के लिए कौन गए थे? पीयूष गोयल साहब। कौन है वो? यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बस इतना ही याद रखना है। सिंगापुर आप जानते हो उसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर ही है। छोटा सा बिल्कुल देश है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये, और साउथ ईस्ट एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, व्यापारिक ट्रेडिंग पार्टनर सिंगापुर है। और सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो फॉर एफडीआई भी सिंगापुर से भारत में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है सिंगापुर हमारे लिए, ठीक है। इसी के लिए पीयूष गोयल साहब वहाँ पे गए हुए थे। आज के वीडियो पे एक एमसीक्यू है, वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? एक ऑप्शन है 5 सितंबर, 21 सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, नन ऑफ दीज। आप जानते हो आंसर क्या होगा? 5 अक्टूबर। 5 सितंबर सिर्फ भारत में मनाया जाता है टीचर्स डे, कंफ्यूज मत होना। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। सेकंड देखो एमसीक्यू, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई स्कीम? जो पीएम सेतु स्कीम लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसका कार्यकाल कितना है? ए ऑप्शन है 3 years, बी 4 years, 5, सी 5 years, डी 7 years, ई नन ऑफ दीज। हम जानते हो 25-26 में इसको लॉन्च किया गया है और ये स्कीम अगले 5 साल तक चलेगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 60,000 करोड़ का। थर्ड है, व्हाट चेंजेस हैज बीन मेड टू द मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना of the Bihar government, which was recently launched by the Prime Minister Narendra Modi. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना ऑफ बिहार गवर्नमेंट में क्या चेंजेस किया गया है जिसको अभी रिसेंटली मोदी साहब ने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन क्या है? द मंथली अलाउंसेस हैज बीन रेज्ड टू 1000 रुपीज पर मंथ। दूसरा ऑप्शन है द स्कीम हैज बीन ओपन टू स्टूडेंट्स हु हैव डन ग्रेजुएशन इन बिहार। थर्ड ऑप्शन है द स्कीम विल प्रोवाइड अ मंथली अलाउंस ऑफ ₹1000 फॉर 3 years। डी है द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट्स ऑफ बिहार स्टडिंग आउटसाइड बिहार। और पांचवा है नन ऑफ दीज। अब जानते हो इसमें चेंज क्या किया गया है? पहले स्कीम था सिर्फ जिसने 10+2 किया होगा बिहार से, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया होगा जिसने बिहार में ग्रेजुएशन किया होगा। बाकी तो आप जानते हो उसको 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा, और साथ साथ किसी आईटीआई में जॉब स्किलिंग वगैरह के लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्थ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी? पहली महिला आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी या चर्च ऑफ इंग्लैंड की कौन है? सारा मुलाली, एडविना स्कारबोरो, डायना शेली, पामेला डिक्सन, नन ऑफ दीज।
आप जानते हो सही आंसर क्या है? सारा मुलाली। फिफ्थ, which company has launched a scheme in which interest on EMI for transaction made through UPI will be partially or fully refunded to the customer? किस कंपनी ने स्कीम लॉन्च किया है जिसमें EMI पे जो इंटरेस्ट होगा ऑन ट्रांजेक्शन मेड थ्रू UPI विल बी पार्शली या फुल्ली रिफंडेड टू द कस्टमर? कंपनी एक ऑप्शन है क्रीड, बी है पेटीएम, सी है कीवी, डी है ग्रो, ई है नन ऑफ दीज। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी कीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए। इसका MCQ है, आज नहीं तो कल इसमें हम डाल देंगे। आप काइंडली उसको डाउनलोड कर लो और घर पे प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।